हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रैश। ये असल में दो कचरे उठाने वाले बच्चों की कहानी है जिन्हें एक बैग मिलता है और इस बैग में ऐसा क्या है जो इनकी किस्मत बदल देता है। कहानी शुरू होती है राफेल जो कि ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में रहता है। उसका काम है शहर में घूम घूम कर कचरे उठाना। लेकिन यहाँ हम उसकी एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो किसी को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, जिसके बाद राफेल हमें खुद की कहानी बताता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉर्ज नाम के शख्स पे जो एक गहरे सदमे से गुजर रहा है क्योंकि उसकी बेटी पिया जो कि सिर्फ 10 साल की थी उसकी मौत हो चुकी है और वो उसे एक ताबूत में रखकर दफनाने ले जा रहा है। लेकिन यहाँ वो किसी चीज़ से काफ़ी डरा हुआ है और यही वजह है कि वो उसे दफन करते समय उदास होने से ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। अब जॉर्ज घर वापस आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टाउन में पुलिस आ गई है और ये देखकर वो किसी को कॉल करता है और उसे वार्न करता है कि वहाँ से निकल जाओ। जॉर्ज एक पर्स में अपनी बेटी की फोटो रखता है और एक चाबी भी जो किस चीज़ की है हमें नहीं पता। अब पुलिस को देखकर वो भागना शुरू करता है लेकिन तब तक पुलिस के घर के अंदर आ चुकी थी। जॉर्ज फौरन खिड़की से बाहर निकल जाता है और लॉबी से होकर भागने लगता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पैर में लगती है जो उसी ऑफिसर ने जलाई थी और जख्मी होने के कारण वो चल नहीं पाता। तभी उसे साइड में एक गार्बेज ट्रक दिखाई पड़ती है। वो फौरन अपनी वही पर्स उसमें फेंक देता है। ये करते हुए पुलिस भी उसे देख लेती है लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन यहाँ उनके हाथ जॉर्ज लग चुका था। इसके बाद हम उसी ट्रक को देखते हैं जो शहर के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड में पहुंचता है जहाँ बहुत सारे कूड़ा बीनने वाले लड़के मौजूद थे। यहाँ हम पहली बार राफेल को देखते हैं। ये वही है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब वो भी कचरे उठाना शुरू करता है और इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो पर्स उसे ही मिल जाता है। लेकिन उसे खोलने से पहले वो ऊपर वाले से विनती करता है कि इसमें उसे कुछ पैसे मिल जाए और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो फौरन अपने दोस्त जॉन को बुलाता है और उसे इस बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों पैसे को आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद राफेल उस पर्स के अंदर और चीज़ खोजता है जिसमें उसे जॉर्ज का ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी बेटी की फोटो और एक की मिलती है जो देखने में बहुत ही अजीब थी। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपको ये की आगे जाकर इस पूरी कहानी का रुख पलटने वाली है। अगले सीन में हम फ्रेडी नाम के शेरिफ को देखते हैं जो किसी के कहने पर जॉर्ज को बहुत मारता है और उसे उसी पर्स के बारे में बार बार पूछता रहता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जो कि एक एनजीओ चलाती है और वो उस स्लम के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रही थी, वो भी बहुत सालों से, और धीरे धीरे अब उनमें सुधार भी आ रहे थे। यहाँ तक कि वो उन्हें कुछ खाने पीने का सामान भी देती रहती थी। अब उसी दौरान इस्लाम में कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिसमें फ्रेडी भी था। वो उसी पर्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था और वो उन गरीब लोगों से कहता है कि अगर किसी को लाल कलर का पर्स मिले तो वो हमें वापस कर दे, उसके बदले में उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ इस बारे में किसी को पता नहीं था। पर जब इस बात को राफेल सुनता है तो उसके चेहरे का कलर ही बदल जाता है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस पर्स में ऐसा क्या है जो इतनी शिद्दत से उसे ढूंढा जा रहा है। तभी उसका दोस्त जॉन फ्रेडी से पूछता है कि उस पर्स में ऐसा क्या है, तो वो बताता है कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कई सारे केसेस को सॉल्व कर सकता है। अगर किसी को पता है उसके बारे में तो हमें बता दो, उसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब ये सुनकर जॉन अपने दोस्त राफेल की तरफ देखता है लेकिन वो इशारों में मना कर देता है। लेकिन फ्रेडी यहाँ समझ जाता है और उसे हल्का सा उस पर शक भी होता है, पर वो अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ राफेल कहता है कि मेरी माँ ने हमेशा बताया था कि कभी भी किसी पुलिस वालों पर भरोसा मत करना, इसलिए मैंने उसे मना किया। वो हमें कभी भी पैसे नहीं देता। अब रात हो जाती है और दोनों अपने एक दूसरे दोस्त के पास जाते हैं उसी पर्स को लेकर और उसको सारी बातें बताते हैं कि वो उनसे कहता है कि पहले तो तुम्हें इस चाबी के बारे में जानना होगा कि आखिर ये किस चीज़ की है। उन्हें उस चाबी पर एक लॉकर का नाम लिखा मिलता है और नंबर भी, तो वो उनसे शहर जाने को बोलता है। अब ये तीनों सिटी तो पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो लॉकर भी मिल जाता है, लेकिन उसके आसपास पुलिस खड़ी मिलती है। अगर उन्होंने उसे खोलने की कोशिश करी तो ये पकड़े जाएंगे। पर यहाँ जॉन एक प्लान बनाता है। वो एक लड़की की पर्स छीन कर भागने लगता है जिसके पीछे सारी पुलिस लग जाती है और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों उस लॉकर को खोलते हैं जिसके अंदर उन्हें एक लेटर मिलता है और पिया की कुछ फोटोज मिलती है। फोटो के पीछे कुछ नंबर भी लिखा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि शायद इसके अंदर कुछ अनमोल चीज़ मिलेगी या फिर कुछ पैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और ये देखकर दोनों उदास हो जाते हैं और वापस घर के लिए निकल जाते हैं। पर यहाँ उनका दोस्त जो कि रैट था वो कहता है कि ज़रूर इस नंबर और लेटर के पीछे कोई राज है, हमें इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर कुछ बड़ा निकला तो हम करोड़पति बन सकते हैं। तो वो तीनों लोग वहाँ से डायरेक्ट ओलिविया के घर जाते हैं जहाँ पर वो बाहर किसी से बात कर रही थी और ये उसके लैपटॉप में जोई क्लैमेट नाम के आदमी के बारे में सर्च करने लगते हैं। ये वही शख्स था जिसके नाम पर यह लेटर सेंड करा गया था। उन्हें पता चलता है कि ये लॉयर था पर किसी बड़े जुर्म की वजह से उसे पुलिस ढूंढ रही है और वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। वो उसकी पूरी जानकारी को प्रिंट करके निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रेडी जो इस्लाम में सभी पर नजर रखे हुआ था, पर यहाँ वो नोटिस करता है कि वो दोनों बच्चे उसे काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। इस बारे में वो एक लड़के से पूछता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो तो कई दिनों से यहाँ पर आ ही नहीं रहे और तब यहाँ फ्रेडी का शक यकीन में बदल जाता है, इसलिए वो उस रात उन्हें उठाने का प्लान बनाता है। उधर तीनों उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है। और इसी बीच रैड कहता है कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर कोई सीरियल किलर हो सकता है जो कि जेल में बंद है। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाकर गेम खेलने लगता है।
पर इतने में उसकी नज़र पड़ती है रफेल पर, जिसको कुछ पुलिस वाले ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। वो उनका पीछा करता है पर पकड़ नहीं पाता और तब वो भागते हुए फादर के पास जाते हैं जो उस एनजीओ की देखभाल करते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। फादर फौरन पुलिस स्टेशन जाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि रफेल को पुलिस स्टेशन लाया नहीं गया था। उधर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले रफेल को फ्रेडी के पास लेकर जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ वो उसे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्स मिला है तो हमें बता दो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और मना कर देता है। तब वो कार के पीछे उसे बंद कर देता है और बहुत ही टक्करें मारता है, जिससे कि रफेल पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे डिग्गी से बाहर निकालता है और फिर से वही सवाल करता है कि वो पर्स कहाँ है, लेकिन रफेल का जवाब वही था, उसे नहीं पता है। अब ये सुनकर फ्रेडी का दिमाग घूम जाता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने साथी ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि इसे पीछे ले जाकर मार दो। वो ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और साइड में गोली चला देता है। आखिर एक अनाथ बच्चे को मारकर वो नरक में थोड़ी जाना चाहता है, इसलिए वो उसे जाकर झूठ बोल देता है कि वो मर गया। जब सुबह होती है तो वहाँ के कुछ लोग रफेल को जख्मी हालत में देखते हैं और जल्दी से एनजीओ के अंदर लाते हैं। फादर जल्दी जल्दी उसका मरहम पट्टी करते हैं और कुछ देर बाद वो उसे पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो पर्स मौजूद है, लेकिन वो उन्हें भी मना कर देता है। अब यहाँ जॉन जो कि उसका दोस्त है, उसके घर वाले रफेल के साथ रहने से उसे मना करते हैं ताकि उसकी चक्कर में वो भी ना फंसे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसके पास जाकर उससे वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है उसका साथ नहीं छोड़ेगा, और इसी को दोस्ती कहते हैं। अब कुछ दिनों बाद तीनों लड़के डिसाइड करते हैं कि वो उस लेटर वाले आदमी से जाकर मिलेंगे जो कि इस समय जेल में बंद है। अब यहाँ जॉन ओलिविया से झूठ बोलता है कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, पर वो उसे एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उसके साथ जाना होगा क्योंकि वो एक अमेरिकन है और यहाँ पे अमेरिकन लोगों की काफ़ी चलती है, जिस वजह से उन्हें उस आदमी से मिलने दिया जाएगा। अब वो मान जाती है और फिर सभी कपड़े चेंज करके ओलिविया के साथ निकल जाते हैं, लेकिन रैट और रफेल उसे झूठ बोलकर निकल जाते हैं कि उन्हें शहर घूमना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो असल में एक बंगलों में जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज पहले काम किया करता था। अब इतनी सारी खुराफातें वो बस इस चीज़ के लिए कर रहे थे ताकि उन्हें उस चाबी और उस नंबर के बारे में पता चल सके। फिर ओलिविया अपने पासपोर्ट की मदद से जेल के अंदर पहुँच जाती है और यहाँ हम पहली बार उसी शख्स को देखते हैं जिसका नाम था जोई क्लेमेंट, जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ वो मना कर देता है कि वो इस लड़के को नहीं जानता। लेकिन ओलिविया उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाती क्योंकि वो पुर्तगीज़ में बात कर रहा था। रफेल उसे झूठ बोलकर लाया था कि वो उसके दादाजी है। अब उसका प्लान पर पानी फिर रहा था, पर इसके बाद जॉन उसके पास जाता और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड जब वो उसे वही सेम लेटर में लिखी हुई बातें बताने लगता है तो वो बूढ़ा आदमी रोने लगता है, जिसे देखकर ओलिविया उसके पास जाकर बैठ जाती है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें और क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ। तो जॉन उस लेटर को याद करके उसे पढ़ना शुरू करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जॉर्ज सालों पहले जहाँ पर काम करता था वो एक माफिया बिजनेसमैन था जिसके पास पैसों की भरमार थी, और एक दिन जॉर्ज ने उन सारे पैसों को और कुछ पेपर्स को चुरा लिया क्योंकि वो शहर में बहुत बड़ा करप्शन कर रहा था और देश को बर्बाद कर रहा था। पैसे चुराने के बाद उसने वो जॉब छोड़ दी और अपने घर आ गया, पर कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर एक दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ वो बूढ़ा शख्स कहता है कि पिया मेरी नेफ्यू थी, यानी कि ये आदमी जॉर्ज के डैड है, और तब से ही लेकर आज तक वो माफिया अपने पैसों के लिए जॉर्ज को तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो पैसे कहाँ हैं जॉर्ज के अलावा किसी को पता नहीं है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी को सभी बातों पर यकीन हो जाता है और वो जॉन से कहता है कि अब तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन वो जगह कहाँ पर है जहाँ जॉर्ज ने उन पैसों को छुपाया ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसी समय वो अपने एक आदमी से कहता है कि जब ये लड़का यहाँ से बाहर निकले तो तुम इसे मेरी बाइबल दे देना, जिसमें तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब बाइबल की मदद से उन्हें कुछ पहेलियाँ सुलझानी पड़ेंगी, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले उस बाइबल की ज़रूरत है जो कि उस बूढ़े आदमी के दोस्त के पास है। पर यहाँ पे साइड में खड़ी ओलिविया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ चल क्या रहा है, और इसीलिए जब वो घर आती है तो इस बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो उसे भी कुछ नहीं बताता। तभी रफेल कहता है कि आप हमारी एक वीडियो शूट करो कि आखिर फ्रेडी ने हमारे साथ क्या किया है। तो वो मान जाती है और उनकी एक वीडियो बनाती है जिसमें रफेल बताता है कि फ्रेडी ने उसे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसके दोस्त ने उसे नहीं मारा। ये वीडियो वो इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है, जिसके कुछ देर बाद बवाल मच जाता है। सभी लोग फ्रेडी को गालियां देने लगते हैं। इतने में फ्रेडी भी उस वीडियो को देख लेता है और फौरन उनके घर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। पर यहाँ पर फ्रेडी को ओलिविया के घर पर वही लाल पर्स मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उन लड़कों को पैसों के बारे में सब पता लग चुका है। वो ओलिविया से उनकी लोकेशन पूछता है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं था वो कहाँ गए और ये सब असल में चल गया है। और इसी गुस्से में फ्रेडी ऑर्डर देता है कि इस पूरे स्लम को जला दो। हम पूरे स्लम को जलते हुए देखते हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, उनके रहने खाने का सामान सब कुछ जल जाता है। उधर वो तीनों बच्चे सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें अब कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो आदमी जिसके पास बाइबल है वो इनसे पैसे मांग रहा है।
इसलिए जॉन फादर के घर जाता है और उनके पास जितने भी पैसे थे वो उन्हें चुरा लेता है, पर वो एक पोस्टर भी वहाँ छोड़ देता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये जॉन ने करा, पर क्यों करा ये उन्हें अभी तक पता नहीं होता। इसके बाद राफेल सभी को अपना प्लान समझाता है और खासकर जॉन को, जिसे उस आदमी के पास जाना है उस बाइबल को लेने के लिए। वो उसे बताता है कि उससे लड़ाई मत करना क्योंकि पुलिस हमें ढूंढ रही है, और हाँ, पहले बाइबल ले लेना और फिर पैसे देना। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, जॉन पहले पैसे देने लगता है और सोचता है कि वो बिना पैसे दिए बिना ही बाइबल को लेकर भाग जाएगा। हालांकि वो ऐसा करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है जो उस आदमी को पकड़ लेती है, पर जॉन भागने में कामयाब था। अब कुछ देर बाद वो तीनों फिर से एक जगह पर मिलते हैं। अब इनका अगला स्टेप था उस फोटो के पीछे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनकी पहेलियों को सुलझाना। तो राफेल लग जाता है, वो सबसे पहले उन नंबर को देखता है। पहला था 909 यानी कि पेज नंबर 909। इसके बाद था 4 यानी कि चैप्टर 4। अगला था 3 यानी कि पॉइंट नंबर 3, और आखिर में था नंबर 10 जिसका मतलब था कि तीसरे लाइन का 10वां वर्ड। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी किसी भी जानवरों के नाम, जैसे कि काऊ, बुल, गोट, जिसे देखकर राफेल को उस लॉटरी के बारे में याद आता है जो उसे जॉर्ज के पर्स में मिली थी। वो उन जानवरों के आगे लिखे हुए लॉटरी नंबर को मैच करता जो किसी एड्रेस की तरफ इशारा कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर जॉन आता है जो उन्हें बताता है कि पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो उस नंबर को मिटा नहीं पाते, जिसकी वजह से फ्रेडी उसे देख लेता है। उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उधर राफेल एक कब्रिस्तान में पहुँचता है सबसे छुपते छुपाते, लेकिन अभी उसे वो पहेली का हल नहीं मिला था। उसी दौरान उसके हाथ में एक जीसस की फोटो होती है जो उन्हें उसी पर्स के अंदर से मिली थी। तभी उसे ध्यान आता है कि जॉर्ज के सबसे ज़्यादा करीब उसकी बेटी थी और उसके मरने के बाद भी ज़रूर वो पैसे उसकी बेटी के आसपास ही होंगे। इसलिए वो उसी ग्रेवयार्ड पर पिया की कब्र को ढूंढने लगता है जो उसे मिल भी जाती है और वहाँ पर प्रे करने लगता है। पर उसी दौरान पीछे से उसे पिया खड़ी हुई दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, वो कभी मरी नहीं थी। जब तक जॉर्ज पुलिस के हाथ नहीं आया था वो तब तक वो यहाँ पर आता था, उसे खाना ला कर देता था, लेकिन उसके जाने के बाद वो भूखी रहती थी तो वो राफेल से कुछ खाना मांगती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है जिसने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया था। अब वो तीनों से कहता है कि इस कब्र को खोदो, तो उसे खोदना शुरू करते हैं जिसके अंदर से उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं और साथ में एक रजिस्टर भी जो कि उन करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती था। और ये देखकर फ्रेडी उस माफिया डॉन को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे पैसे तो नहीं मिले लेकिन वो रजिस्टर मिल गया। पीछे से पिया आकर उसके सर पर हमला कर देती है जिससे वो गिर जाता है और इतने में राफेल उसे बंदूक छीन लेता है और उस पर तान देता है। ये सेम वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब ये सब देखकर जॉन कहता है कि इसे मार दो, लेकिन राफेल ऐसा नहीं करता। वो उसे वैसी हालत में छोड़कर सारे पैसे लेकर निकल जाता है और वापस इस स्लम में आ जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले तो फादर को उनके सारे पैसे लौटा देता है और बाद में कुछ पैसों को स्लम की सबसे ऊंची जगह जाकर उड़ा देता है ताकि जिन लोगों के घर उनकी वजह से जले थे वो अपना घर को दोबारा बना सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। सभी लोग बहुत ही खुश थे इतने पैसों को देखकर। लेकिन यहाँ वो 3 की जगह 4 हो गए थे और उनके साथ अब पिया भी मौजूद थी, जिसे लेकर वो शहर से दूर चले जाते हैं एक आइलैंड पर जहाँ पर वो बचे हुए पैसों से खूब मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पर फादर और ओलिविया काफ़ी परेशान थे कि बच्चे कहाँ चले गए। तभी उन्हें उन पैसों के साथ एक रजिस्टर भी मिलता है जिसमें कहानी का असली सच छुपा हुआ है। रजिस्टर में सारी डिटेल थी। सैंटो जो कि माफिया था उसने कहाँ कहाँ पर करप्शन किया था वो सारी जानकारी उस रजिस्टर में मौजूद थी पैसों के साथ। अब फादर और ओलिविया उन सारी डिटेल को ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं जिससे कि पूरे शहर में भूचाल आ जाता है। सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। पूरे शहर के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और उस माफिया जो कि अब पॉलिटिशियन बन चुका है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। शहर के सभी लोग का एक ही सवाल था कि आखिर वो बच्चे कहाँ हैं। सभी इन तीनों को ढूंढ रहे थे लेकिन ये चारों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बॉलीवुड की कौन सी स्टोरी की याद दिलाती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। बैठ जा नहीं सके।